गोल्फ शुरू करने का टाइम सुबह 6 बजे का रखा था, लेकिन मैं 5:45 पे ही पहुंच गया। मुझे थोड़ा जल्दी पहुंचना अच्छा लगता है। मेरा नाम राहुल है। हम 4 दोस्त हर सैटरडे गोल्फ खेलने आते हैं, लेकिन आज सिर्फ साहिल आ रहा था। यतिन, जो हमारा तीसरा दोस्त है, कुछ महीने पहले उसे स्ट्रोक लगा था। वो अभी भी रिकवरी में है। चौथा दोस्त संचित शहर से कहीं बाहर गया हुआ है। साहिल बहुत अच्छा लड़का है, सिटी बैंक में काम करता है और मेरी रिस्पेक्ट भी बहुत करता है। साहिल को जब देखता हूं इन दिनों तो उसमें कुछ बदला बदला लगता है मुझे, स्पेशली यतिन के स्ट्रोक के बाद से। ज्यादा रिलैक्स्ड है, खेल भी उसका बेहतर हो गया है, मुस्कुराता भी ज्यादा। अच्छा लगता है देखकर। मैंने तो आज भी अपना यूजुअल गेम खेला, यानी बहुत अच्छा खेला। कॉम्पिटिटिव था, गेम भी बहुत क्लोज था। लेकिन आज साहिल जो था ना, वो एक्सेप्शनल था। और आखिर में साहिल ही जीत गया और मैं हार गया। लेकिन मैं हार के भी सच में साहिल के लिए बहुत खुश था। गेम के बाद हम कैफेटेरिया में बैठे थे। कॉफी आई। मैंने उससे पूछा कि साहिल, कुछ महीनों से तू बदल गया है, एंड आई मीन इन ए गुड वे। साहिल ने स्माइल किया, बोला, आप ही इंस्पिरेशन हो राहुल भाई, आपसे ही सीख रहा हूं। सच बताओ राहुल भाई, आप हमेशा इतने हैप्पी कैसे रहते हो? इतना अच्छा गाना गाते हो, पार्टियों में मैंने आपको गाते देखा। सच में जिंदगी तो आप जी रहे हो। मैंने कहा, अरे भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस पैसे के लिए काम करता हूं और अपने शौक पे खर्च कर देता हूं, यानी कुछ काम पेट के लिए और कुछ काम सोल के लिए। साहिल ने कहा, एक बात बताओ, उस दिन आपने बोला था कि आप भी घिस घिस के ऊपर आए हो। अगर बुरा ना लगे तो आप अपनी कहानी बताओ यार, क्या कहानी है आपकी? मैंने एक पल रुककर देखा उसे। उसने सच में पूछा था, दिखावे के लिए नहीं। फिर मैंने उसे बोला, वैसे ऐसा कुछ खास है नहीं, फिर भी ठीक है, सुन। 5 साल का था जब मेरे पापा गुजर गए थे। परिवार वैसे बहुत पुराना माना हुआ परिवार था, समृद्ध था। पापा लोग 3 भाई थे और तीनों एक ही कारोबार में थे। मेरे फादर सबसे छोटे थे, लेकिन उनके जाते ही, जैसा छोटे शहरों में होता है, दादा दादी रिश्तेदारों ने माँ को जिम्मेवार ठहराया उसके लिए और माँ को घर से निकाल दिया। वो ऐसे ही दिन होते थे। माँ वो एक सीधी सादी हाउसवाइफ थी। कोई लड़ाई नहीं, कोई आवाज नहीं। बस एक दिन उसके लिए दरवाजा बंद हो गया। उसके पास कुछ नहीं था, ना पैसा, ना ठिकाना, ना काम का कोई तजुर्बा, और साथ में एक 5 साल का बेटा और एक 3 महीने की बेटी। बहुत ही मुश्किल वक्त था। लेकिन मेरी माँ फाइटर थी। वो अब नहीं है, लेकिन जिंदगी में इतने लोगों से मिला हूं, उस जैसा जज्बा मैंने किसी में नहीं देखा। कि माँ को गाना गाना आता था, बहुत अच्छा गाना, और उसने वही अपने रोजी रोटी का जरिया बना लिया। लोगों को गाना सिखाती थी, कभी इवेंट्स में जाती, कभी रेस्टोरेंट्स में लाइव गाना गाती थी। लेकिन फिर भी जो कुछ भी मिलता था वो काफी नहीं था। मैंने 11 साल की उम्र में पार्टीज में गाना शुरू कर दिया था माँ के साथ। फिर धीरे धीरे पढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, IIT किया, IIM किया, एक के बाद एक। जब आप अभाव से आते हो ना, तो बहुत भूख होती है अंदर, और वो भूख जो है ना, वो आपको आगे ले जाती है। पहले पैसे के लिए गाता था, अब दोस्तों के बीच अपनी खुशी के लिए गाता हूं। और फिर ऐसी ही एक पार्टी में गाना गा रहा था तो मीरा मिली। पेंटर है, प्यार हुआ, शादी हो गई। 15 साल हो गए। एक बेटा है, मेयो कॉलेज अजमेर में पढ़ता है। बस अपनी तो यही कहानी है, और कुछ खास है नहीं। साहिल ने कहा, इन्हें वे देखो, हम कितने साल से साथ खेल रहे हैं।
लेकिन आज तक कभी गेम के अलावा कभी पर्सनल बातें नहीं हुई कि गोल्फ के अलावा भी क्यों ना हम मिला करें फैमिली के साथ। मैंने उसको बोला, नेकी और पूछ आज शाम को मीरा की एग्जीबिशन है, बहुत बड़ा दिन है उसके लिए। Why don't you two come? अलीशा को भी लेके आना, एग्जीबिशन देखेंगे और फिर डिनर मेरी तरफ से। मैं एग्जीबिशन में शाम को 6 बजे पहुंचा। सच में मीरा का काम इस बड़े स्टेज पे देखकर बहुत अच्छा लगा। मीरा भीड़ में ऐसे घूम रही थी जैसे कोई क्वीन अपने दरबार में घूम रही हो। दिल में बहुत प्यार उमड़ा, उसमें बहुत प्राउड फील किया मैंने। साहिल और अलीशा भी आए। मीरा की 3 महीने की मेहनत, 25 पेंटिंग्स दीवारों पे थी। लोग आए, देखा, तारीफ की। साहिल और अलीशा को भी मीरा से मिलवाया। मीरा खुश थी। एक पेंटिंग के सामने मैं काफी देर तक खड़ा रहा। एक औरत पीठ किए खिड़की के सामने बाहर देखती हुई। मैंने मीरा से पूछा कि यह कौन है? तो उसने मुस्कुरा के कहा, स्टूपिड, तुम्हें नहीं पता? लेकिन मुझे सचमुच नहीं पता था। उसने कुछ फर्दर बताया भी नहीं। एग्जीबिशन के बाद करीब 9 बजे हम चारों डिनर के लिए निकले। एक अच्छा रेस्टोरेंट बुक किया था। बहुत अच्छा मूड था, सब खुश थे। लेकिन वक्त शायद आज अच्छा नहीं था। पहले टेबल देर से मिली, फिर पानी आने में 10 मिनट लग गए और फिर मेन्यू लाने में 15 मिनट और फर्दर। फिर ऑर्डर लेने कोई नहीं अगले 30 मिनट तक। और मेरा पारा हर मिनट के साथ ऊपर हो रहा था। मैंने मैनेजर को बुलाया। सच में बस रीजनेबली बात करना चाहता था उससे। लेकिन जो आया वो नया था, बहुत घबराया हुआ था। और मैंने उस घबराए हुए लड़के पे सब उतार दिया। 30 मिनट से बैठे हैं, कोई नहीं आया। इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, इतनी बेसिक सर्विस नहीं। हम यहाँ खाना खाने आए या तमाशा देखने? आवाज इतनी ऊंची थी और लोग देख रहे थे। साहिल ने मेरा हाथ पकड़ा, छोड़ यार। अलीशा भी घबरा के चुप हो गई। और मीरा ने बस अपनी आंखें नीचे कर ली। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि बहुत गलती हो गई। मैंने मीरा, साहिल, अलीशा और मैनेजर से भी सिंसियरली माफी मांगी। लेकिन डैमेज वाज डन। खाना खाया, एवरीबडी वाज क्वाइट। आई कुड सी कि दैट मीरा वाज जेन्युइनली एंग्री विद मी। आज उसका दिन था, इट वाज हर डे एंड आई स्पॉइल्ड इट टोटली। मीरा ने साहिल और अलीशा से कहा, यह गुस्सा इस आदमी को एक दिन ले डूबेगा। अगर मुझे पहले पता होता इसके गुस्से के बारे में तो मैं इससे कभी शादी नहीं करती। मुझे पता था जो कुछ आज हुआ है इसको नॉर्मल होने में कुछ दिन लगेंगे और बात आई गई हो गई। या मैंने सोचा कि आई गई हो गई। कुछ हफ्ते के बाद एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट दीपक मिश्रा का फोन मेरे पास आया। वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहता था कंपनी के बारे में। मुझे लगा व्हाई नॉट, फ्री की पब्लिसिटी है। तो दीपक मिश्रा फाइनली एक दिन आया अपना पूरा तामझाम लेके। ये तो मुझे थोड़ी देर के बाद समझ में आया कि वो इंटरव्यू नहीं था, वो एम्बुश था। पत्रकार के भेस में एक ब्लैकमेलर आया था। उसने बड़े सस्पिशियसली और धीरे से मेरे को बोला कि राहुल जी, सीधी बात करूंगा, मेरे पास आपका एक स्टिंग वीडियो है, आपकी और आपकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड का, और मैं इसे पब्लिक करने वाला हूं। लेकिन मैं एक फेयर इंसान हूं तो सोचा पहले आपका पक्ष जान लेता हूं। मैंने उसे बोला, मेरी गर्लफ्रेंड? भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, दिखा क्या वीडियो है तेरे पास। उस आदमी की नीयत मुझे तुरंत समझ में आ चुकी थी और मेरा पारा चढ़ रहा था। उसने अपना फोन खोला। एक रेस्टोरेंट था जिसके अंदर मैं किसी के साथ बैठा था, हंस रहा था, खाना खा रहे थे हम लोग। मुझे जैसे आग लग गई। वो मेरी सिस्टर थी, रियल सिस्टर,
मेरा पारा आसमान छू गया। मैंने उसे बोला, अबे ये मेरी बहन है। तो वो बोला, आप तो ये कहोगे ही। इसके बाद जो कुछ हुआ वो सब कुछ स्लो मोशन में था। मैं उठा, मैंने उसका कॉलर पकड़ा और 2 थप्पड़ मारे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैमरा के सामने सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। इस बीच में ऑफिस के सिक्योरिटी वाले आ गए और उस स्टूपिड दीपक मिश्रा और उसकी टीम को तुरंत बाहर ले गए। लेकिन अगले 2 घंटों में जैसे आग लग गई। वो जो दीपक मिश्रा था, हाथ में प्लास्टर बंधवाए, सिर पे पट्टी लगाए, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा था। ही वॉज क्लेमिंग कि उसके ऊपर जानलेवा हमला किया है मैंने। मेरा और मेरी कंपनी का नाम स्क्रीन पे चमक रहा था। उसको थप्पड़ मारते हुए मेरा वीडियो लूप पर चल रहा था। वीडियो वायरल था। कंपनी के बोर्ड का फोन तुरंत आ गया। आई वॉज टोल्ड कि यह पब्लिसिटी हमारे लिए अच्छी नहीं है, इंटरनल इंक्वायरी होगी। इन द मीन टाइम प्लीज गो ऑन लीव। दिमाग फट रहा था। तभी एक फोन बजा। मेरा पुराना दोस्त एसीपी अनिल यादव का फोन था। हम दोनों आईआईटी में रूममेट्स थे पूरे 4 साल। दोस्त नहीं, भाई है वो मेरा। मैंने फोन उठाया। अनिल ने बोला, भाई ये क्या कांड कर दिया तुमने। मैंने उसे सब कुछ बताया, सिलसिलेवार कि क्या हुआ। उसने कहा, भाई सुन, मैं समझ गया, लेकिन यह मामला सीरियस है। वो जर्नलिस्ट मेरे ही थाने में एक बड़े वकील के साथ आया हुआ है, और जो वो चाहता है कंप्लेंट में तेरे अगेंस्ट धाराएं लगाने में, अगर उस धारा में एफआईआर हो गई तो तू तो कम से कम कुछ महीनों के लिए गया। कानून सच में अंधा होता है। सब छोड़, तुरंत थाने में आ जा। मैं उसे थोड़ी देर रोकता हूं। आजा और काउंटर ब्लैकमेलिंग की कंप्लेंट दर्ज कर। मैं कोशिश करता हूं कि उसका फोन कब्जे में ले लेता हूं। अगर तेरी किस्मत अच्छी है और वो वीडियो अभी भी उसके फोन में है, तो जिस भी भगवान को मानता हो, प्रार्थना कर और आजा। 10 मिनट में मैं थाने में पहुंच गया। अनिल मिला, बाहर ही मिल गया। धीरे से बोला कि याद रख, हम एक दूसरे को नहीं जानते। पत्रकार और उसका वकील दोनों वहीं बैठे थे। मुझे देख के दोनों हैरान हुए। मैंने नजरअंदाज किया। ड्यूटी ऑफिसर से कहा, मुझे ब्लैकमेलिंग की कंप्लेंट लॉन्च करनी है। फिर थोड़ा ड्रामा हुआ। मेरी कंप्लेंट लिखी गई और जैसा पहले डिसाइडेड था, जर्नलिस्ट का फोन कॉन्फिस्केट हो गया। अनिल ने मुझे एक तरफ बुलाया और बोला, फोन तो कब्जे में आ गया, और फॉर्चुनेटली ना केवल उसमें वो ओरिजिनल वीडियो है, बल्कि उसके अलावा एक और रिकॉर्डिंग में वो अपने साथी को बता रहा है कि उसको पता है कि ये तेरी सिस्टर है, लेकिन इसे गर्लफ्रेंड बना के चलाएगा। केस झूठा है, ये कोर्ट में जाके साबित होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जर्नलिस्ट को समझ में आ गया है कि बाजी उल्टी पड़ गई है, और वो भाई एकदम पलट गया। दीपक मिश्रा ने अनिल के सामने बोला, गलत फहमी हो गई बॉस, ऐसा है जो मेरी टीम ने मुझे दिया वो बहुत ही नालायक है, मेरे पास गलत इंफॉर्मेशन थी, मैं इससे दिल से माफी मांगता हूं। और सच में 1 घंटे बाद उसने लिखित में माफी मांगी, अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाली, और उसमें उसने कहा कि मेरे से कुछ गलती हो गई थी, कोई गलतफहमी थी, जो कुछ भी ये था ये सिर्फ एक प्रैंक था, और हमारी तरफ से ये केस खत्म हो गया। उस सब हो जाने के बाद मैं और अनिल सिर्फ अकेले थे। वो बोला, भाई रामायण में
लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काटी गुस्से में। शायद वो गलत नहीं था, लेकिन उस एक पल की रिएक्शन ने पूरी रामायण बदल दी। अगर वो ना होता किस्सा तो शायद रामायण ना होती। तेरे केस में भी तूने सही के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन तेरा तरीका बहुत महंगा पड़ सकता था। भाई तू बाल बाल बच गया। मैं चुप रहा। पहली बार मेरे पास कोई जवाब नहीं था। थका टूटा घर वापस आया। मीरा को नाराज तो एक्सपेक्ट किया था, लेकिन जो देखा वो नाराजगी से बहुत कुछ आगे था। कोई बात नहीं हुई, कोई डायलॉग एक्सचेंज नहीं हुआ। शी वॉज पैकिंग हर बैग। कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बैग उठाया और चली गई। पहली बार सब कुछ, काम, घर, इज्जत एक साथ एक ही वक्त में सब खो दिया। लेकिन मैं इतना थका हुआ था कि रिएक्ट करने की ताकत भी नहीं थी। हालांकि देखा जाए तो अब कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, लेकिन लग रहा था कि जैसे सबने दीपक मिश्रा की सोशल मीडिया पोस्ट को नजरअंदाजी किया। बाकी के चैनल्स, सोशल मीडिया अभी भी वही क्लिप चला रहे थे। फोन लगातार बज रहा था। कुछ जाने पहचाने नंबर, कुछ अनजान। किसी से बात करने की ताकत भी नहीं थी मेरे अंदर। घर के बाहर कैमरा लेके लोग खड़े थे। नेक्स्ट डे फोन बंद किया, बैग उठाया, गाड़ी ली और निकल गया। कहां जाना पता नहीं था। इस सब से दूर जाना था ये पता था। आखिरकार ऋषिकेश पहुंचा। कैसे पहुंचा पता नहीं, और वहां पहुंच के समहाउ लगा कि यहीं रुकता हूं। एक होटल लिया, डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया और कमरे में बंद हो गया। पहला हफ्ता सिर्फ गुस्सा था, उस जर्नलिस्ट पे, अपने बोर्ड पर, खुद पर, और एक सच्चाई जो सिर्फ मुझे पता थी कि इस बार गुस्सा इतना बुरा था कि उस पल में मैं इतना कैपेबल था कि मैं दीपक मिश्रा को मार सकता था, मर्डर कर सकता था उसका। और यह सोचकर खुद से ही डर गया मैं। मुझे पता था कि इस बार गुस्से ने सारी हदें पार कर दी और इसका कुछ ना कुछ करना होगा। मेरा घर टूट चुका था, नौकरी का मुझे पता नहीं था और लगभग मैं जेल चला गया था। दूसरे हफ्ते एक कैफे में ब्रेकफास्ट कर रहा था। पास की टेबल पे किसी ने विपासना का जिक्र किया। ना तो मैं रिलीजियस हूं और ना मैं स्पिरिचुअल रहा हूं, इसलिए विपासना के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जो आदमी ये बात कर रहा था वो बहुत ही शांत और पीसफुल लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि भाई, ये जो विपस्सना है, क्या ये लोगों को गुस्सा कंट्रोल करना सिखाते हैं ये लोग? उसने बड़ा क्वाइटली मेरी तरफ देखा और बोला, गुस्सा कंट्रोल नहीं बॉस। गुस्सा अगर तुम्हारी समस्या है तो गुस्से को कंट्रोल नहीं करना, उसको चैनलाइज करो, सही दिशा में ले जाओ। रिमेंबर, गांधी जी को भी बहुत गुस्सा आता था। जब साउथ अफ्रीका में ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, तो ही सेड कि टुडे यू आर थ्रोइंग मी आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, टुमारो आई एम गोइंग टू थ्रो यू आउट ऑफ माई कंट्री। तो बॉस, गुस्सा बुरा नहीं है। गुस्सा एक सिग्नल है कि कुछ गलत हो रहा है। उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है, उसे सही दिशा में चैनलाइज करने की जरूरत है। एक झटके में नजरिया बदल गया कि 10 दिन का प्रोग्राम है। आप फोन नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ साइलेंस, शांति से रहना है, मौन में रहना है, सिर्फ अपने साथ। इस पर्टिकुलर टाइम पे, ऐसी सिचुएशन में मुझे ये आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। अगले दिन से नया बैच शुरू हो रहा था और मैंने उसी दिन अपना नाम उसमें लिखवा दिया।
पाँच बरस का था जब साया सर से मेरे उठ गया। माँ की आंखों में जो दर्द था चुपके चुपके मुझ में बस गया। महफिल महफिल साथ था उसके, अंगारे दिल में पलते थे। माँ की बेबसी देख देख कर कुछ जख्म भीतर जलते थे। जब जब गुस्सा आता है भीतर कुछ हिल जाता है। इसके पार जाना है, इस कमजोरी को ताकत बनाना है। हर छोटी बात पे भड़कता था, अपनों को ही जलाता था। दोस्त छूटे रिश्ते टूटे, घर का सुकून बिखराता था। एक दिन हद से बात बढ़ी, होश भी जैसे खो बैठा। थाने की ठंडी दीवारों में खुद से पहली बार मिला। जब जब गुस्सा आता है भीतर कुछ हिल जाता है। इसके पार जाना है, इस कमजोरी को ताकत बनाना है। दस दिन बस खामोशी थी, सांसों की धीमी सरगम थी। दर्द पुराना दिखने लगा, आँखों में थोड़ी नमी थी। जिससे लड़ता फिरता था मैं, वो घायल बच्चा पाया था। घर का दरवाजा जब खुला, कुछ कहे बिना सब बदला था। जब जब गुस्सा आता है भीतर कुछ हिल जाता है। अब उसे लड़ना नहीं है, बस उसको समझना है। इसके पार जाना है, इस कमजोरी को ताकत बनाना है। जो कभी मेरी जंजीर थी, उसे अपनी उड़ान बनाना है। इसके पार जाना है, इस कमजोरी को ताकत बनाना है।